326 ईसा पूर्व दुनिया को जीत चुका एक राजा जो खुद को अजय मान बैठा था। फारस गिर चुका था, मिस्र गिर चुका था, अब उसकी नज़र भारत पर थी। लेकिन वह नहीं जानता था कि इस धरती पर एक ऐसा राजा है जो जीत के लिए नहीं, सम्मान के लिए लड़ता है। एक और चालाकी, रणनीति और छल, दूसरी ओर साहस, स्वाभिमान और युद्ध हाथी। झेलम नदी के किनारे इतिहास थम गया। हाथियों की दहाड़ से कांप उठी धरती। सिकंदर की अजय सेना पहली बार डरी। एक पिता ने अपना पुत्र खोया, लेकिन सिर नहीं झुकाया। और जब युद्ध समाप्त हुआ तो विजेता भी मौन था, क्योंकि उसने एक राजा को हराया नहीं था, उसने एक किंवदंती को जन्म दिया था। पोरस वर्सेस अलेक्जेंडर, जब जीत भी हार बन गई। 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर महान ने भारत की दिशा में अपने अभियान की शुरुआत की, तब वह केवल एक विजेता सेनापति नहीं रह गया था, बल्कि अपने ही मन में स्वयं को ईश्वर के समान मानने लगा था। फारस के सम्राट दारियस को पराजित करने के बाद, मिस्र में स्वयं को देवपुत्र घोषित करवाने के बाद और मध्य एशिया की बर्फीली पहाड़ियों से लेकर रेगिस्तान तक अपने झंडे गाड़ने के बाद सिकंदर के भीतर यह भावना गहराई से बैठ चुकी थी कि अब संसार में ऐसा कोई राजा नहीं, कोई सेना नहीं, कोई भूमि नहीं बची जो उसे रोक सके। और इसी अहंकार, महत्वाकांक्षा और अमरता की लालसा ने उसे भारत की ओर खींचा। एक ऐसी भूमि जिसके बारे में यूनानी कथाओं में कहा जाता है कि वहाँ सोना मिट्टी की तरह मिलता है और वहाँ के राजा हथियारों पर सवार होकर युद्ध करते हैं, हाथियों पर सवार होकर युद्ध करते हैं। लेकिन भारत पहुँचते पहुँचते सिकंदर को यह आभास होने लगा कि यह कोई साधारण देश नहीं है, क्योंकि यहाँ के शासक केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और धर्म के लिए युद्ध करते थे। और इसी धरती पर उसका सम्मान हुआ राजा पोरस से। उसका सामना हुआ राजा पोरस से, जो पंजाब क्षेत्र का शासक था और जिसे केवल एक क्षत्रिय राजा समझना इतिहास की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि पोरस उस समय भारतीय स्वाधीनता, क्षत्रिय गौरव और आत्मसम्मान की जीवित प्रतिमा था। पोरस का व्यक्तित्व सिकंदर से बिल्कुल भिन्न था। जहाँ सिकंदर तेज, चतुर और चालाक था, वहीं पोरस स्थिर, गंभीर और अडिग था। जहाँ सिकंदर विजय को ही सम्मान मानता था, वहीं पोरस के लिए सम्मान विजय से ऊपर था। और जब सिकंदर ने दूत भेजकर यह संदेश दिया कि पोरस उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, तो यह केवल राजनीतिक प्रस्ताव नहीं था, बल्कि मानसिक युद्ध की शुरुआत थी। लेकिन पोरस ने जिस निर्भीकता से यह उत्तर दिया कि वह सिकंदर से एक राजा की तरह ही मिलेगा युद्ध भूमि में, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि यह युद्ध केवल दो सेनाओं का नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं का संघर्ष होगा। झेलम नदी इस संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभाने वाली थी, क्योंकि यह नदी न केवल भौगोलिक बाधा थी, बल्कि रणनीतिक सुरक्षा कवच भी थी। पोरस भली भांति जानते थे कि यदि सिकंदर इस नदी को पार नहीं कर पाया, तो उसकी पूरी विजय यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने नदी के हर घाट, हर मोड़ और हर संभावित पार स्थल पर अपनी सेना तैनात कर दी। उधर सिकंदर की सेना कई दिनों तक नदी के उस पार डटी रही। लगातार बारिश, ठंड और भोजन की कमी ने सैनिकों का मनोबल गिराना शुरू कर दिया, और यहीं से सिकंदर ने अपने सबसे खतरनाक चाल खेलनी शुरू की, भ्रम की चाल। कभी नकली पुल बनवाए गए, कभी रात में युद्ध का शोर मचवाया गया, कभी सैनिकों को नाव में बिठाकर वापस बुला लिया गया, जिससे पोरस की सेना लगातार सतर्क तो रही, लेकिन मानसिक रूप से थकती चली गई। अंततः एक ऐसी रात आई जब आकाश में बिजली चमक रही थी, बारिश मूसलाधार थी और नदी उफान पर थी। और ठीक उसी अराजकता में सिकंदर अपनी चुनी हुई टुकड़ी के साथ लगभग 25 किलोमीटर ऊपर जाकर नदी पार कर गया। यह निर्णय इतना जोखिम भरा था कि यदि थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो पूरा यूनानी अभियान वहीं समाप्त हो जाता। जब यह समाचार पोरस तक पहुंचा, तब उन्होंने बिना किसी विलंब के अपने पुत्र को एक सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा, क्योंकि क्षत्रिय परंपरा में शत्रु को रोकना केवल रणनीति नहीं, बल्कि कर्तव्य था। और पोरस का पुत्र अद्भुत साहस के साथ लड़ा, लेकिन सिकंदर की अनुभवी घुड़सवार सेना के सामने वह वीर गति को प्राप्त हुआ। यह क्षण पोरस के जीवन का सबसे दर्दनाक क्षण था, क्योंकि एक पिता के रूप में उन्होंने अपने पुत्र को खो दिया, लेकिन एक राजा के रूप में उन्होंने आंसू नहीं बहाए, बल्कि इस युद्ध को और भी दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ाया। जब मुख्य युद्ध आरंभ हुआ, तो पोरस ने अपने सबसे भयानक और प्रभावशाली हथियार युद्ध हाथियों को आगे बढ़ाया। ये केवल हाथी जानवर नहीं थे, बल्कि चलते फिरते किले थे।
जिन पर सवार महावत और सैनिक लोहे के कवच में ढके हुए थे। जैसे ही हाथी आगे बढ़े, ग्रीक घोड़ों में भगदड़ मच गई। सैनिकों की फोलेक्स टूटने लग गई। कई सैनिक भय से हथियार छोड़कर भागने लगे। यह वह क्षण था जब सिकंदर की सेना ने पहली बार मृत्यु को इतने करीब से देखा। लेकिन युद्ध की दिशा तब बदली जब सिकंदर ने निर्दय लेकिन प्रभावी रणनीति अपनाई और हाथियों की आंखों, पैरों और महावतों को निशाना बनाने का आदेश दिया। घायल हाथी दर्द और भय में पागल हो गए और अपनी ही सेना को रौंदने लगे। पूरा युद्ध क्षेत्र कीचड़, रक्त, चीखों से भर गया और इस भीषण संघर्ष के बीच राजा पोरस स्वयं हाथी पर सवार होकर अंतिम क्षण तक लड़ते रहे। उनके शरीर पर कई घाव थे, तीर लगे, रक्त बह रहा था, लेकिन उन्होंने पीठ नहीं दिखाई। अंततः जब वे चारों ओर से घिर गए तब भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और यही वह क्षण था जिसने सिकंदर को भीतर तक हिला दिया। जब पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया और उससे पूछा गया कि यह कैसा व्यवहार चाहता है, तब उसका उत्तर था, एक राजा के साथ राजा जैसा। सिर्फ एक वाक्य नहीं था, बल्कि सदियों के क्षत्रिय गौरव का उद्घोष था। और इसी उत्तर ने सिकंदर को यह स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया कि उसने भले युद्ध जीत लिया हो, लेकिन उसने एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान किया है जिसे पराजित नहीं किया जा सकता। यही कारण था कि उसने पोरस को न केवल उनका राज्य लौटा दिया, बल्कि उन्हें मित्र बनाकर और भी क्षेत्र सौंपे। इस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुकी थी। सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। गंगा के विशाल साम्राज्य की कहानियां सुनकर भय व्याप्त हो गया और यहीं से भारत में सिकंदर की विजय यात्रा समाप्त हो गई। इस प्रकार पोरस बनाम सिकंदर का युद्ध इतिहास में केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि यह प्रमाण बन गया कि सच्ची विजय तलवार से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, साहस और अडिग संकल्प से प्राप्त होती है।